भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। कर्तव्य भवन में अमित शाह से मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव के बाद मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी है। यूपी में बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही आपको बताते चले योगी ने 2027 को लेकर हुंकार भरी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करी है और इसे एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची आनी है उसको लेकर के भी यहां पर बातचीत संभव हो सकती है, क्योंकि माना यह जो आ रहा था जब उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की सूची सामने आई थी तो जो नाम, कई महत्वपूर्ण नाम थे जो उस सूची में नहीं पाए गए थे। तो ये माना जा रहा है कि उस सूची में जो नाम नहीं थे वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूची में हो सकते हैं, क्योंकि अहम नामों को दरकिनार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और इसे खोना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद ये मुलाकात हुई। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी गई है। लोगों ने अपने पदभार संभाल लिए हैं और काम शुरू कर दिया है। उसके बाद ये मुलाकात काफी अहम 40 मिनट तक ये मुलाकात चली। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री के साथ मुलाकात, इसी के साथ साथ माना जा रहा है कई बड़े और लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात हो सकती है। अभी हाल ही में नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। कई अहम मुद्दों पर 2 दिन के लिए दौरे पर थे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी और 40 मिनटों तक चली ये मुलाकात कर्तव्य भवन में हुई। बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है 2027 के चुनावों के मद्देनजर। साथ ही जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची आनी है उसमें उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे हो सकते हैं, उनको राष्ट्रीय लेवल पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसलिए भी मुख्यमंत्री का ये जो दौरा था, ये जो मुलाकात थी, उस विषय में भी हो सकती है। तो कर्तव्य भवन में लगभग 40 मिनटों तक मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद यह मुलाकात हुई है। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि 40 मिनटों तक जो ये मुलाकात चली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 27 के चुनावों के मद्देनजर जो कार्यकारिणी की सूची आ सकती है 2 से 3 दिनों में, उसके मद्देनजर। साथ ही देखिए ये भी माना जा रहा है कि राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा चल रहा है उसे कैसे हैंडल किया जाए, उसको लेकर के भी इस मुलाकात में बातचीत होगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है या कोई आउटपुट नहीं निकल करके सामने आया है, लेकिन माना जा रहा है कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस 40 मिनट की वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। तो कर्तव्य भवन में लगभग 40 मिनटों तक चली बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद उनकी ये मुलाकात हुई। उसके बाद कुछ तस्वीरें भी योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की साथ में सामने आई हैं, जहां अमित शाह को गृह मंत्री को गुलदस्ता देते हुए, बुके देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां मंथन हो रहा है दोनों के बीच में, और यहां पर भेंट भी दी गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को। तो गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात, और जब उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई है, कई नए चेहरे सामने आ चुके हैं, उसके बाद ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर के भी। माना जा रहा है 40 मिनट तक की ये वार्ता चली है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी घेरेबंदी शुरू कर दी। पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या समेत यूपी कई हिस्सों में जो लगे राजनीतिक झटके के बाद भाजपा आला कमान ने फूंक फूंक कर कदम रखा। इसी सिलसिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच आज मंगलवार को दिल्ली में कर्तव्य भवन स्थित गृह मंत्रालय में बेहद महत्वपूर्ण और लंबी वार्ता ने एक देश की सियासत में जो हलचल है उसको तेज कर दी है। यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच उस पावर ट्यूनिंग का हिस्सा थी जो 2027 में विपक्ष के तमाम समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए बुनी जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या और उसके आसपास क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप नतीजे नहीं आए थे। उसके बाद से राजनीतिक हलकों में यह बड़ा सबक माना गया। इसके बाद विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर में भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन योगी और शाह की इस ताजा बैठक में उन तमाम अटकलों पर जो है विराम लगा दिया। इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व पूरी तरह से एक मेज पर है, और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह के साथ हुई इन तमाम बैठकों के बाद तस्वीर बिल्कुल शीशे के साफ हो चुकी है सौम्या। इसके बाद हम कह सकते हैं कि 2027 का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, उनके काम के दम पर ही लड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस सीक्रेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश को लेकर त्रिस्तरीय मेगा प्लान तैयार किए गए। हाल में वो यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद अमित शाह ने सीएम योगी को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये 2027 का चुनाव होगा, और इस 40 मिनट की बैठक में माना जा रहा है कि 2027 के चुनावों को लेकर के बातचीत हुई होगी। स्नेह कमल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो राम मंदिर दान चोरी के 2 आरोपी रिमांड पर हैं। कल सुबह 6 बजे से 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर हैं रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव। इनको रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ की जाएगी इनसे। तो राम मंदिर का जो दान चोरी का मामला है, इसमें 2 आरोपियों की रिमांड ले ली गई है। अब इनसे पूछताछ होगी। 6 बजे से ये रिमांड पर रहेंगे अगले 14 घंटों के लिए। रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, इनको रिमांड पर लिया गया है। ये आरोपी हैं, पुलिस रिमांड पर जाएंगे 14 घंटे के लिए। कल सुबह 6 बजे से अगले 14 घंटों तक के लिए पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। कैसे चोरी करते थे, कौन सा वक्त चुनते थे, और उस चोरी के कितने पैसे चोरी किए, उन चोरी के पैसों से क्या किया, कहां साम्राज्य बनाया, कितने लंबे वक्त से चोरी कर रहे थे, ऐसे तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं इस पुलिस रिमांड में। 2 आरोपी रिमांड पर हैं राम मंदिर दान चोरी मामले में। सुबह 6 बजे से इनको रिमांड पर लिया जाएगा अगले 14 घंटों के लिए। रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड पर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राम मंदिर दान चोरी के 2 आरोपी रिमांड पर हैं, जहां कल सुबह 6 बजे से 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर ये दोनों आरोपी होंगे। पुलिस इनसे हर पहलू पर पूछताछ करेगी, जांच करेगी।
और किस तरीके से ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, कौन सा समय चुनते थे और ऐसा इन्होंने क्यों किया, किसकी शह पर किया, ऐसे तमाम प्रमुख सवाल हैं जो पुलिस के द्वारा पूछे जाएंगे। साथ ही पुलिस ये भी पूछ सकती है कि इसके पीछे और कौन कौन है, क्या उनके पास और कोई राज हैं जो पुलिस उगलवा सकती है, निकलवा सकती है। तो ये पुलिस रिमांड पर, ये अब 2 आरोपी जाएंगे, ऐसे एक एक करके आरोपियों को रिमांड पर पुलिस लेगी, उनसे पर्सनली 1-to-1 पूछताछ होगी, जिसमें तमाम अन्य महत्वपूर्ण चीजें निकल करके सामने आएंगी। और हमारे साथ प्रवीण पांडे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड पर लिया जाएगा। देखिए, एक एक करके रिमांड पर लिया जा रहा है, कल सुबह 6 बजे से ये रिमांड पर होंगे। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर की जो चंदा में चोरी की गई, उसमें एसआईटी लगातार जांच कर रही है। एसआईटी और पुलिस लगातार लोगों को कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद जिन लोगों के शक हो रहा है उनको रिमांड पर ले रहे हैं। इसी के सिलसिले में रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की रिमांड पर लेगी और कहीं ना कहीं जब तक जो 150 से 200 लोगों तक से पूछताछ की गई है और लगातार एसआईटी, चूंकि 15 तारीख तक एसआईटी को अपना रिपोर्ट लगाना है, देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि क्या एसआईटी और समय मांगती है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए या फाइनल रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों के को एक बहुत बड़ी जो अयोध्या चोरी पर एक बहुत बड़ा जो झटका लगा है, उनके धर्म को लेकर के ठेस जो पहुंची है, उसमें किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, ये तो फिलहाल जो है लोगों को अपने निगाह बनी हुई। दूसरी तरफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि इस जो राम धन गबन में जितने लोग आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जितना जिसका आरोप है, जितना जिसका अपराध है, उतना उसको कहीं ना कहीं सजा मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट में देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि किस तरीके से जो है क्या चंपत राय इसमें आरोपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। अनिल मिश्रा का आरोपी बनना लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से चंपत राय ने कहा कि अनिल मिश्रा के ऊपर भरोसा किया गया, अनिल मिश्रा ने उस भरोसे को तोड़ा, विश्वासघात किया, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा आरोप निकल करके आ रहा है अनिल मिश्रा के ऊपर। वहीं रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड में किस तरीके से निकल करके आती है, क्या सूचनाएं मिलती है, क्योंकि पुलिस जब किसी को रिमांड पर लेती है तो कहीं ना कहीं उनके पास पुख्ता एविडेंस होता है, पुख्ता सबूत होता है और उन्हीं तमाम सबूत और एविडेंस के आधार पर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा और उसके बाद आगे किस तरीके से निकल करके कड़ी आती है, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस और एसआईटी लगातार अपनी निगाह बनाए हुए है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को लेकर बड़ा ऐलान। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को बड़ी राहत मिली है। एसआईआर के लिए तैनात बीएलओ और सुपरवाइजर्स को अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। दोनों को ही 6,000 रुपए मानदेय मिलने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन इनका मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ी राहत दी है। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को 6,000 रुपए मानदेय मिलने की घोषणा की गई है। इनके मानदेय को बढ़ाया गया है, अब 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। और देखिए, माना यह जा रहा, लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी कि कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती, लोगों के घर घर जाना पड़ता है, लंबा प्रोसेस होता है, दिन भर की मेहनत होती है। जो मानदेय मिल रहा है वो आज की महंगाई के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इस मानदेय को बढ़ाने की बात कही गई है, जिस पर अब आदेश आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहां वाराणसी में आदि विशेश्वर श्रृंगार गौरी व्यासपीठ और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू हुई। जिला न्यायाधीश की मौजूदगी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक में दोनों पक्षों के अधिवक्ता और न्याय के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि उन्हें पूजा का अधिकार न्यायालय से मिला है और आगे भी वो अपने दावों के लिए न्यायिक प्रक्रिया का ही सहारा लेंगे। हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया है कि मध्यस्थता में कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। कोर्ट का कहना था कि अगर दोनों लोग एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, शायद कोई निष्कर्ष निकल आए बिना किसी कोर्ट की दखलंदाजी के, लेकिन यहां पर निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों का ही कहना है कि हम मध्यस्थता नहीं कर सकते, हम अपने अपने पक्षों को रखेंगे, अपनी बात को न्यायालय में ही रखेंगे, कोर्ट में ही रखेंगे। अब इस पर अब आगे की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी ये देखना होगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमें पूजा करने का अधिकार सीधे न्यायालय से मिला है, तो हम उस अधिकार को नहीं जाने देंगे।
और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम बार बार इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी अपने पक्ष को, जो हमारा दावा है कि यहाँ पर मस्जिद ही थी, उस पर बरकरार रहेंगे। मीडिएशन के लिए, मीडिएशन से बहुत सारे केस हल हो रहे हैं, कोर्ट के बोझ कम हो रहे हैं। लेकिन ज्ञानवापी प्रकरण में जो मीडिएशन तब प्रारंभ हुआ तो क्लियर कट दोनों पक्षों ने ये अपना स्टेटमेंट दिया कि साहब इस प्रकरण में मीडिएशन से केस का निस्तारण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें काफी जटिलताएं हैं और काफी एविडेंस का कंक्लूजन निकालना है, वो मीडिएशन से नहीं निकल पाएगा और उससे पब्लिक भी संतुष्ट नहीं होगी। हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। क्या मामला रहा सर पूरा का? मामला देखिए मीडिएशन था कि मध्यस्थता के मामले मध्यस्थता से इस विवाद को समाप्त किया जाए, लेकिन हमें मध्यस्थता से कोई इनकार नहीं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन मध्यस्थता में हमें कोई शर्त नहीं चाहिए। वो मंदिर परिसर हमारा है, ज्ञानवापी हमारा है, उस परिसर को छोड़कर जो आप चाहेंगे वार्ता, सब वार्ता होगी, सारी मध्यस्थता होगी, लेकिन उस परिसर के संदर्भ में हमें न कोई समझौता करना है, न हमें कोई समझौता करना है। इसलिए ये मध्यस्थता पूरी तरह असफल है। हम कोर्ट से लड़कर, हम पूरी लड़ाई लड़कर जो है उस परिसर को लेंगे। मध्यस्थता में उस मंदिर के संदर्भ में हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, किसी प्रकार का समझौता हम नहीं करेंगे। कोर्ट जो फैसला देगा, कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा, सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस हमारे हैं, उसमें क्या, हम तो पूरे सबूतों के साथ हम लोग जो है, हमारी पूरी टीम, चाहे शंकर जैन जी हो, विष्णु शंकर जैन, हमारी जो लीगल पूरी टीम है, एक मजबूती के साथ, साक्ष्यों के साथ न्यायालय में खड़ी है और लड़ के हम जीतेंगे। हमें मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, निश्चित तौर से अब हिंदू पक्ष के वकील जो हैं, उनका कहना है कि अब हम लड़ कर जीतेंगे, इस तरह से जो है। सलीम जी, क्या रहा मिलाकर? मीडिएशन के लिए हम लोग गए थे, आज बुलावा था हम लोग का, तो वादी के रूप में पक्षकार है, वादी है, और हमारे ही जो है कि वादी पे जो है कि खाने में जो है पूजा पाठ चालू हुआ है। लगभग 2 वर्षों से लगातार पूजा पाठ वहाँ चालू है मंदिर में, और जब मस्जिद के नीचे हमारा कब्जा है तो हम लोग समझौते के लिए पीछे हटेंगे। हमारा तो सब कुछ है, वहाँ मंदिर है। तहखाने में जो मस्जिद के नीचे है, वहाँ आपका कब्जा है और पूजा पाठ पूरी चल रही है? पूजा पाठ चल रहा है, बाकायदा हमने कोर्ट से उसको परमिशन कराया हुआ। हाई कोर्ट में भी हमारा पूजा पाठ चालू का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से भी चल रहा है, वहाँ भी पूजा पाठ का आदेश है, वो चालू रहे। सुप्रीम कोर्ट से भी बुलाया था, मगर सुप्रीम कोर्ट हम लोग नहीं जा पाए, तो यहाँ पे हमको बुलाया गया था। यहाँ पे न्यायालय में हम लोग गए, आज वहाँ पर बैठक थी और उसमें शामिल हुए। शामिल में वो लोग मुसलमान पक्ष, मुस्लिम पक्ष वाले जो है कि वो लोग अपने मन से, पूरे मन से नहीं शामिल हुए थे, खाली उनके वकील लोग आए हुए थे और कोई नहीं आया था, और वो लोग बोल दिया कि हम लोग उसमें कोई मध्यस्थता में कुछ हम लोग का संभव नहीं है। अब मध्यस्थता नहीं होगी तो आगे की क्या रणनीति? आगे हम लोग कोर्ट से लड़ रहे हैं, कोर्ट से फिर जीतेंगे हम लोग। अब पिछले 500 सालों से मैं लड़ रहा हूँ, हमारा परिवार लड़ रहा है वहाँ पे, तो हम लोग की जीत तो पक्की है। तो निश्चित तौर से 500 वर्षों की जो लड़ाई है वो आगे भी चलती रहेगी, और हिंदू पक्ष का कहना है कि अब हम कोर्ट से लड़कर ही जीतेंगे। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट। ज्ञानवापी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मीडिएशन में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को भेजा गया था, जिसमें आज वाराणसी न्यायालय में जिला न्यायाधीश और न्यायाधीश सष्टम के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर बुलाया गया और दोनों पक्ष उपस्थित हुए। और क्या बातचीत, हमारे साथ आज श्रृंगार गौरी मंजू व्यास जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मामला रहा पूरा, दोनों पक्षों के द्वारा क्या मध्यस्थता में क्या बातें। देखिए, वो लोग तो पहले नहीं आ रहे थे, किसी कारणवश आ भी गए तो वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उनको आना एक मजबूरी पड़ गया। क्योंकि सारे साक्ष्य हमारे मंदिर के हमारे पास मौजूद है, वहाँ जमीन के कागज से लेकर के जो साक्ष्य सर्वे के दौरान हम लोगों ने निकाले थे, अनगिनत साक्ष्य हमारे पास हैं कि अगर एक अंधे को भी भेज दिया जाए उस मंदिर परिषद में, तो वो भी टोक करके बता देगा कि ये मंदिर है और मंदिर ही है। तो उसी तरह हम लोग उस साक्ष्य को लेकर के गए थे और आज उनको एक सुनहरा मौका मिला था, उन्होंने अपने हाथ से हटा दिया और बहुत उनको ये एक मौका मिला था कि हम लोग से बैठ करके बातचीत करनी चाहिए थी, मगर आज बहुत बड़ा कहा जाए उनकी बदनसीबी कि उन्होंने मौका, सुनहरा मौका खो दिया। उन्होंने यही विचार रखा, उनके भी फैसले को सुना, हमारे भी फैसले को सुना। उन्होंने कहा आगे हम इसको कोर्ट के द्वारा, माध्यम के द्वारा से ही बात करेंगे। तो हम लोग तैयार हैं, जैसे भी जहाँ पे भी जाएंगे वो हम लोग जाने को तैयार हैं। न्यायालय का रूप लिख लेंगे हम लोग के पास तो सच्चाई है, हम लोग तो कभी पीछे नहीं हट रहे। और इन लोगों का शुरू से ही काम था कि लटकाने झटकाने का कार्य। इन्होंने कौन से फैसले पे इन्होंने मंजूर किया है, हर फैसले को नकार किया है।
तो निश्चित तौर से ये देखिए मंजू व्यास जी थी जिन्होंने श्रृंगार गौरी वादिनी है, ये उनका कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष के पास एक अवसर था वो मंदिर को दे करके एक अपनी जो भूल हुई थी पूर्वजों के द्वारा उसको सुधार करने का ये अवसर था। निश्चित तौर से अगर ये नहीं होता है तो हम जो है न्यायालय से ही इस मंदिर को लेकर रहेंगे। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। संभल से आपको खबर देते जहां अवैध ईदगाह पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी मीनार। जेसीबी से किया गया ध्वस्त, मौके पर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स। असमौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी, जहां अवैध ईदगाह पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी ये ईदगाह, मीनार को गिराया गया है। अवैध ईदगाह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई थी। अगर कोई विरोध होता है तो उसके लिए पहले से ही पुलिस सजग थी। मीनार को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें भी ये बात पता थी कि जो मीनार यहां पर बनाई गई है वो अवैध है। जो ईदगाह का निर्माण यहाँ पर हुआ है वो अवैध तरीके से किया गया है। ये सरकार की जमीन थी जिस पर ईदगाह का निर्माण किया गया था, इसका कब्जा किया गया था। जहां ईदगाह को ध्वस्त किया गया उसे गिराया गया। तो देखिए यहाँ पर पुलिस ने स्पष्ट किया, प्रशासन के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि सरकारी भूमि पर अगर किसी भी तरीके का कोई मंदिर या कोई भी मस्जिद अगर मौजूद होगी तो उसे इसी तरीके से हटाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ईदगाह को हटाया गया है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती देखने को मिली कि अगर किसी का कोई विरोध होता है तो उसके पहले ही पुलिस तैनात। हालांकि पहले ही सूचित किया जा चुका था कि इस ईदगाह को यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि ये अवैध तरीके से यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है और ये सरकारी भूमि है जिस पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। वहीं सरकार की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी और मीनार को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। वहीं लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और राष्ट्रहित की पहल बताते हुए जल्द लागू करने की वकालत की है। बता दें कि उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि एक साथ चुनाव होने से समय, संसाधनों और सरकारी खर्च की बचत होती है। मंत्री ने वन वोटर वन लिस्ट का भी समर्थन करते हुए कहा कि यह व्यवस्था विकसित भारत के संकल्प को गति देने के साथ लोकतंत्र और सुशासन को और अधिक मजबूत करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार सामने आती जा रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का एक बार फिर से यहां पर नारा बुलंद किया गया और कहा गया कि इससे देश में पैसा बचेगा, समय भी बचेगा। बार बार चुनाव से विकास की रफ्तार भी रुकती है। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में जरूरी। नेशन वन इलेक्शन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है वो देश के हित में है, देश के लोगों के विकास के हित में है, देश को तेजी से प्रगति कराने की दिशा में लिया गया एक कदम है। यही बात हमने आज माननीय संसदीय समिति के समक्ष भी बताई है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। छोटी मोटी जो बातें चर्चा में आती हैं उनके चलते जो मुख्य बात है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता और उन छोटी छोटी बातों को साथ में देखते हुए हमें इसे जल्दी से लागू करना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।